नमस्कार, जोहार। युवा के प्लेटफॉर्म पे इस वीडियो में हम लोग अभी हाल ही में हुए बीपीएससी के इकोनॉमिक ऑप्शनल पेपर और साथ में 2021 जेपीएससी एग्ज़ाम में इकोनॉमिक्स के पेपर की तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। साथ ही देखना चाहेंगे कि इसमें आखिर किस तरह से इन प्रश्नों में सब्जेक्ट को पूछा जा रहा था। तो आइए शुरू करते हैं बीपीएससी के इकोनॉमिक्स ऑप्शनल पेपर से। इसके बाद हम लोग जेपीएससी के इकोनॉमिक्स पेपर पर आएंगे। इस बार बीपीएससी ने अपने पैटर्न में चेंज किया था। पहले जहां 50 नंबर के 6 सवाल बनाने होते थे, वहीं इस बार बीपीएससी ने ऑप्शनल पेपर में सभी में पहला और आपका चौथा सवाल कंपलसरी कर दिया था, जिसमें आपको 5-5 सवाल 10-10 नंबर के बनाने ही थे। काफ़ी टफ काम था, क्योंकि अगर आपको नहीं आता है तो फिर आपके वो 10 नंबर गए। पूर्व में होता था कि आपको टोटल पार्ट 1 पार्ट बी में 10 या 12 सवाल होते थे, 5-5 या 6-6 करके, जिसमें आपको 3-3 सवाल बनाने थे। लेकिन इस बार ऑप्शंस कम थे। जिन्होंने गहराई से इकोनॉमिक्स का अध्ययन किया था, उनके लिए ही सही था। सबसे पहला सवाल जो पूछा गया था वो था 10 नंबर का ही। वो आपका है, निर्मित और मध्यवर्ती वस्तुओं के बीच में भेद करना, मतलब फिनिश्ड गुड एंड इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में डिफरेंस। ये आपका जीडीपी का सवाल है, जिसमें हम लोग जीडीपी काउंट करते हैं फिनिश्ड गुड में और इंटरमीडिएट गुड्स को काउंट नहीं करते हैं। तो जिसने भी जीडीपी पढ़ा होगा ढंग से, वो इसको आसानी से लिख सकते हैं। उसके बाद गिफन गुड्स को जो डिफ़ाइन किया गया था, ये आपका जीडीपी से रिलेटेड नहीं था। ये आपको फिर आ जाता है उपभोक्ता व्यवहार से, जहाँ पर आपको गिफन गुड्स के बारे में पढ़ना है। तो अगर उपभोक्ता व्यवहार पढ़ा है तो गिफन गुड्स भी डिफ़ाइन कर लिए होंगे। काफ़ी छोटा इसको लिखने की ज़रूरत थी, क्योंकि आपको बीपीएससी में 36 पेज मिलते हैं और 3 घंटे। 3 घंटे में आपको 36 पेज में आपको 5, 10, 4, 14 सवाल बनाने थे। 14 सवाल आपको 36 पेज में। इसलिए आपको कितना लिखना है, क्या लिखना है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण था। तो जो पूछा जाए क्या है, उसी पर आपको रहना था। दूसरा सवाल था पूंजी और श्रम गहन तकनीक। ये एक साधारण सवाल है जिसको हम लोग बहुधा पढ़ते हैं। पूंजी गहन तकनीक और श्रम गहन तकनीक में इनको डिफ़ाइन करना था। वैसे जो भी आपके, जैसे हम लोग भारत में हैं, तो ज़्यादातर आपके रोज़गार को लेकर यह सवाल उठता है कि टेक्नोलॉजी जो है, ऑटोमेशन जैसे जैसे आ रही है, वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजीज़ को ख़त्म करते जा रही है, जिसके कारण बेरोज़गारी बढ़ रही है। तो इस तरह दोनों को आपको डिफ़ाइन करना था। सिर्फ परिभाषा लिखनी थे, और अगर आपके पास समय था तो आप कुछ विशेषताएं उनके दे सकते थे। तीसरा सवाल सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। तो हर कोई उपभोक्ता व्यवहार में सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पढ़ता है, उसको यहाँ पर डिफ़ाइन करना था, और चित्र भी, और उसके अपवाद भी लिखने थे। उसके बाद आते हैं हम लोग टैक्स के जो प्रकार हैं, उन्हीं से सवाल थे सिंपल। चारों टैक्स के बारे में पूछा गया: प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स, प्रोपोर्शनेट टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स के बारे में। तो चारों टैक्स के बारे में सिर्फ आपको परिभाषाएं लिखनी थी, और ज़्यादा अगर आपके पास में टाइम था तो आप इसको एक चित्र के द्वारा दिखा भी सकते थे। उसके बाद आते हैं फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट। ये विनिमय दर होते हैं। जो भी आपके विदेशी मुद्राएं होती हैं, उनका विनिमय दर को यहाँ पर फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट के हिसाब से आपको तुलना करना था दोनों व्यवस्थाओं में। कंपेयर फिक्स्ड रेट, मतलब फिक्स्ड होता है, निश्चित जो दर होती है, फ्लेक्सिबल जो मार्केट रेट के साथ बदलते रहता है। तो विनिमय दर को किस तरह से आप फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल रेट में डिफ़ाइन कर पाते हैं या दोनों की तुलना कर पाते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन आपको दोनों का यहाँ पर करना था।
अगला सवाल 50 नंबर का था, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व अप्रोच बहुधा बीपीएससी में पूछा ही जाता है और ये एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी रहा है। तो अगर तटस्थता वक्र को जिसने भी ढंग से पढ़ा होगा वो इसको ज़रूर लिखे होंगे। साथ में इसमें आपको प्रेफरेंस थ्योरी के बारे में भी करना था। तो प्रेफरेंस थ्योरी एंड डिफरेंस कर्व, मतलब आपको पहले प्रेफरेंस थ्योरी इसमें बताना था उद्घाटित अधिमान सिद्धांत को लेकर, और दूसरी ओर ये दिखाना था कि क्या वो इंडिफरेंस कर्व से बेहतर था। तो एक तटस्थता वक्र के साथ में आपका प्रेफरेंस थ्योरी का, रिवेल्ट प्रेफरेंस थ्योरी का आपको एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन करना था। तो आपको दोनों के बारे में जानकारी होगी तभी आप इसको बना सकते थे। अगला सवाल था, बिहार के ग्रामीण विकास से संबंधित वाणिज्यिक बैंकों की समस्याओं पर चर्चा कीजिए, उनके प्रदर्शन में सुधार के लिए सुझाव दीजिए। वास्तव में कोविड के ड्यूरेशन के समय में बैंक ने एक बड़ी अहम भूमिका निभाई थी, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में। सरकार ने जो भी डीबीटी के थ्रू या बैंकों के थ्रू जो भी सहायताएं पहुंचनाई चाहिए थी आम लोगों तक, वो बैंक एक माध्यम बने थे। बिहार का ग्रामीण विकास से संबंधित बैंक, वहाँ पर बैंकों का जो संरचना है उसके बारे में भी थोड़े बताने की ज़रूरत थी यहाँ पर। साथ ही ग्रामीण विकास पर किस तरह से बिहार के वाणिज्यिक बैंक भूमिका निभाते हैं या किन क्षेत्रों को निभा सकते हैं, उनका एक खाका पहले खींचा जाना चाहिए था। जैसे महिलाओं के विकास में एसएचजी सेक्टर्स, कृषि क्षेत्र या लघु उद्योग, इस तरह के जो भी क्षेत्र हैं जहां वाणिज्यिक बैंक भूमिका निभा सकते हैं, उनका एक खाका या एक चार्ट डायग्राम बनाने की ज़रूरत थी। साथ ही बिहार के वाणिज्यिक बैंकों की समस्याओं पर उसके बाद लिखना चाहिए, उनके विभिन्न तरह की समस्याएं जो भी आपको दिखती हैं, जैसे आपका जमा ऋण अनुपात हो गया या फिर बैंकों के शाखाओं का कम होना, इस तरह जिस तरह भी आपको लगता है वो समस्याओं को आपको वहाँ पर दिखाने की ज़रूरत थी। साथ ही उसके प्रदर्शन में सुधार के लिए जो सुझाव, तो आप ये दोनों तरह से दे सकते हैं, तकनीक के साथ भी और गैर तकनीकी सुधार भी आप इसमें दे सकते थे। तीसरा सवाल है, पूर्ण रोजगार स्तर पर बजट घाटा तथा अतिरेक की अवधारणा को समझाइए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। दरअसल ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट, बजट डेफिसिट और सरप्लस, मतलब आपका ये केन्स के रोजगार सिद्धांत पर आधारित है। तो केन्स का रोजगार सिद्धांत इसी बेस पर ही आपका जो है मांग और पूर्ति के आधार पर आपका बजट घाटा और अतिरेक की परिभाषित करता है। तो आप अगर मांग और पूर्ति के चित्र बनाने के साथ में बजट घाटा और अतिरेक को आसानी से दिखा सकते हैं और इसका महत्व पर भी प्रकाश डाल सकते हैं। अब आते हैं इसका और पे, व्यापार की शर्तों की विभिन्न अवधारणाओं की व्याख्या कीजिए और व्यापार की शर्तों पर प्रभाव डालने वाले कारकों को दीजिए। तो व्यापार के ट्रेड के कई टर्म्स है, टर्म्स ऑफ ट्रेड कई तरह के हैं। तो आपको जो व्यापार की शर्तें हैं सैद्धांतिक रूप से उनकी व्याख्या करनी चाहिए थी। अगर आपने कुछ के बारे में लिख दिया तब भी ठीक है। और व्यापार की शर्तों पर क्या क्या कारक प्रभाव डालते हैं, तो अगर अवधारणाएं आप जानते हैं तो आराम से प्रभाव डालने वाले कारक भी समझ में आ जाते हैं। खंड दो अगला है, जिसमें आपको प्रश्न नंबर 4 में 5 सवाल बनाने थे। पहला है, भारतीय अर्थव्यवस्था की सकारात्मक विशेषताएं। हाल के दौर में भारतीय अर्थव्यवस्था वैश्विक अर्थव्यवस्था से काफ़ी बेहतरीन रही हैं, जिसमें डिमांड, डेमोग्राफी, इस तरह कई सकारात्मक विशेषताएं इसके कारक हैं, जिसके बारे में बार बार प्रधानमंत्री जी विभिन्न अवसरों पर चर्चा कर चुके हैं। तो आप उसको दिखा सकते थे। एवं 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को लेकर भी इसकी सकारात्मक विशेषताओं की और कई लेखों में लिखे गए हैं। कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन कार्यक्रम, ये एक पुरानी योजना है भारत सरकार की, तो इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना था। चैंपियन कार्यक्रम, ये एसएमईज़ का एक कार्यक्रम है जो हाल ही में लॉन्च किया गया था, तो उससे आप क्या समझते हैं ये आपको इसमें बताना था।
परिणाम बजट और निष्पादन बजट, तो ये कॉमन सवाल है, क्या कि बजट से रिलेटेड अगर आपने पढ़ा है तो उसके टाइप्स में आप परिणाम बजट और निष्पादन बजट ज़रूर पढ़े होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको लिखना था। बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण कार्यक्रम जो वर्तमान में चल रहा है 2024 में, जिसके पूरे होने की आशा है, उसके बारे में आपको लिखना था। उसके बाद आते हैं आपका पाँचवा सवाल। पाँचवा सवाल था, किसी देश के संतुलित आर्थिक विकास में राजकोषीय और मौद्रिक नीति की भूमिका का उल्लेख कीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अपने उत्तर दीजिए। वर्तमान में जैसे आरबीआई ने अपने मौद्रिक नीति को कठोर किया है और बैंक रेट हाई किए ताकि जो है महंगाई पर कंट्रोल किया जा सके। वहीं अगर हम लोग देखें राजकोषीय नीति के तौर पर, तो कोविड के ड्यूरेशन में जीडीपी का 10% भारत सरकार ने अपने घोषणाओं के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था में लोगों को राहत देने के लिए खर्च किया। तो आप राजकोषीय नीति भारत के उसकी भूमिका को एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं, या फिर आप उसके जो भी भूमिकाएं जैसे रोजगार सृजन को लेकर हो गई, या भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास को लेकर हो गए, गरीबी दूर करने को लेकर हो गए, जिस तरह के भी आपको लगता है, आप जिसको भी जानते हैं कि राजकोषीय नीति की भूमिका होती है, आप उसके एग्जाम्पल के साथ भी लिख सकते हैं। या फिर राजकोषीय नीति को 3 भाग में बांट के भी लिख सकते हैं आप, कर, सार्वजनिक व्यय और ऋण प्रबंधन, क्योंकि यह उसके मूल आधार हैं। तो इन तीनों का जो है भूमिका किस तरह से तय होता है आर्थिक विकास में, संतुलित विकास में, उसको आप दिखा सकते हैं। दूसरी ओर मौद्रिक नीतियों की भूमिका जो आरबीआई नियंत्रित करती है, तो आरबीआई के जो टूल्स हैं, साथ में मौद्रिक नीति क्यों लागू किए जाते हैं, चाहे वो आपका महंगाई को लेकर हो, विनिमय दर स्थिरता को लेकर हो, रोजगार सृजन हो, साख नियंत्रण हो, आप जिस तरह की भी इसकी भूमिका देखते हैं तो उसको एग्जाम्पल के साथ आप दे सकते हैं। जैसे हाल ही में भारत सरकार अपने डॉलर रुपया के प्राइस बहुत ज़्यादा होने के कारण में, डॉलर के मुकाबले कम होने के कारण में, भारत ने ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू काफ़ी डॉलर्स का विक्रय मार्केट में किया है ताकि भारत के मुद्रा का मूल्य स्थिर रह सके। तो इस तरह आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। और भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूछा है तो आपके लिए एग्जाम्पल्स ज़्यादा कारगर होंगे उसमें, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था विकसित देशों और भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ तुलनात्मक रूप से राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों की भूमिकाएं अलग हैं। दूसरी ओर लास्ट में आपको ये भी दिखाना था कि राजकोषीय और मौद्रिक नीति दोनों एक दूसरे के पूरक है। दोनों के बिना संतुलित आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि अगर हम एक और राजकोषीय नीति से तरलता को बढ़ाते जाते हैं और दूसरी ओर अगर मौद्रिक नीति से हम उसको नियंत्रित करते हैं तो सामंजस्य बिठाना मुश्किल हो जाएगा। तो दोनों में सामंजस्यता जरूरी है। अगला सवाल था, भारत में गरीबी अनुपात, गरीबी की गहराई एवं तीव्रता पर रोजगार सृजन एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम के प्रभावों का परीक्षण कीजिए। ये एक साधारण सवाल है जिसमें गरीबी अनुपात, गरीबी की गहराई, इंटेंसिटी, पॉवर्टी की इंटेंसिटी, जैसे झारखंड में गरीबी जहाँ लगभग आपको 46-48% है अगर हम झारखंड की बात करें, और इंटेंसिटी भी करीब करीब आपको शहरी और ग्रामीण गरीबी में अगर देखें हम लोग झारखंड के संदर्भ में अगर बात करें तो आपको वो दोनों में इंटेंसिटी आपको बराबर दिखती है, लेकिन गरीबी अनुपात दोनों में काफ़ी डिफरेंस लगता है। बिहार के संदर्भ में इसको देखने की ज़रूरत थी। दूसरी ओर रोजगार सृजन, गरीबी निवारण कार्यक्रम के प्रभावों का भी परीक्षण करना चाहिए था। तो यह तुलनात्मक अध्ययन था जिसको डाटा और गैर डाटा के साथ भी किया जा सकता है। उसके बाद आपका छठा सवाल है, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर। एक साधारण सवाल था, योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर, और नीति आयोग के 15 वर्ष विजन प्लान को स्पष्ट करना था। पहले 3 वर्ष विजन प्लान बीपीएससी पूछ चुकी है, इस बार 15 वर्ष विजन प्लान को पूछा है। बिहार में कृषि के प्राथमिक ड्राइविंग कारण क्या है, बिहार के कृषि क्षमता को उजागर कीजिए। तो प्राइमरी ड्राइविंग फैक्टर्स क्या है बिहार में जो कृषि के विकास के लिए कारक बन सकते हैं? तो जैसे वहाँ की जल व्यवस्था हो गया, या श्रम हो गए, या फिर आपके जो विभिन्न तरह के जैसे चाय की खेती होती है, रेशम, जो भी कृषि से रिलेटेड उद्योग हैं या जो संभावनाएं हैं उनके बारे में आपको चर्चा करना था, और साथ ही बिहार की कृषि क्षमता को साथ में बताना था।
तो ये आपके बीपीएससी का सवाल जो था इस बार 67 बीपीएससी मेंस में आए थे। तो जिन्होंने गहराई से पढ़ा होगा, और क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी मायने करते हैं, खासकर आपके अगर 1 और 4 को छोड़ दे उसमें तो क्वेश्चन सिलेक्शन का कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन 4 आपके उसके बाद में 5th 6 और इधर 2 और 3, इसमें और में आपने क्या चुना है ये काफ़ी मायने करते हैं। साथ में आपको सीमित शब्दों में इसको पूरा भी करना था, ये भी एक काफ़ी चैलेंजिंग काम रहा है। लेकिन फिर भी पिछले वर्षों की तुलना में इकोनॉमिक्स के सवाल को हम लोग देखें तो काफ़ी विविधतापूर्ण था। अब आते हैं जेपीएससी के सवाल पर। 2021 हम लोग ऑब्जेक्टिव के सवाल का इस बार डिस्कशन नहीं करेंगे, वो किसी और वीडियो में होगा। सबसे पहले जो है यहाँ पर खंड 2 में सवाल था राष्ट्रीय आय क्या है। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा, उसकी विशेषताएं आपको यहाँ पर लिखनी थी। दूसरा, राष्ट्रीय आय के मापने के विभिन्न तरीकों पर चर्चा करनी थी। तो उत्पादन विधि, आय विधि और आपके व्यय विधि के बारे में यहाँ पर चर्चा करनी थी। साथ में आप उसको किस तरह से किस तरह मापा जाता है, उसकी कमियाँ क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है, कौन बेहतर है, ये भी आप दिखा सकते हैं, अब दिखाना चाहिए था। बजट पर या फिर बजट पर एक निबंध लिखना था और बजट के सिद्धांत और प्रकारों की व्याख्या करनी थी। साधारण सवाल है, लेकिन आप इसको किस तरह से प्रस्तुत करते हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला सवाल था सतत विकास अभिव्यक्ति की उत्पत्ति क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर इसका ओरिजिन के बारे में बताना था। ये पर्यावरण की सुरक्षा से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ये आपको 3 डायमेंशन जो आपके हैं, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक, तो इसको आप एलोबरेट कर सकते थे इसमें। इस कथन की व्याख्या करें कि राज्यों के हर जीडीपी का मापन केंद्र शुरू करेगा। बाकायदा इस पर हिंदू में एक आर्टिकल या न्यूज़ आ चुका था, सेंटर स्टार्ट टू मेजरिंग ग्रीन जीडीपी ऑफ स्टेट्स। ये 4 जून 2018 का न्यूज़ है। तो उसी के आधार पर आपको इसको विश्लेषण करना था। अगला सवाल था भारतीय पंचवर्षीय योजना पर एक नोट लिखें। तो पंचवर्षीय योजना पर अगर आपने अच्छा नोट तैयार किया था उसके डाटा के साथ में, उसकी लक्ष्यों के साथ में और उसकी प्राप्तियों के साथ, तो आप उसको लिख सकते थे। अलग अलग पंचवर्षीय योजनाओं को भी दिखा सकते थे। उसको आप सुधार जो हुए एलपीजी से पूर्व और एलपीजी के बाद भी दिखा सकते थे, या आप उसको क्या बोलते हैं, एक साथ भी भारतीय पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य, प्राप्ति और उसकी असफलताओं, सफलताओं को एक साथ भी लिख सकते थे। तो आप जिसमें भी बेहतर थे आप उस तरह से उसको प्रदर्शन करना था। अगला सवाल है सेक्शन 4 का, यानी तीसरा सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण के प्रभावों का ओवरव्यू करना था। तो भारत जैसे 1991 के बाद में एलपीजी जैसे हम लोगों ने अख्तियार किया या अपनाया, उसके बाद वैश्वीकरण किस तरह से प्रभावित किया है। तो आप इसको कई भागों में बांट सकते थे, आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरण के स्तर पे, या राजनीतिक तौर पे भी। राजनीतिक तौर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पर्यावरण, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और पर्यावरण के मूल्यों पर, क्योंकि पर्यावरण का भी आज एक आर्थिक मूल्य तय किया जाता है। तो उसके आधार पर भी आप इसका डिस्कशन कर सकते थे। साथ में अगर आप इसको दूसरे तरीके से दिखाना चाहें तो श्रम क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, महिला में, आप इस तरह से भी अलग अलग बांट कर इसके प्रभाव को दिखा सकते थे। मतलब अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर्स को भी दिखा सकते थे, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में वैश्वीकरण के प्रभाव को लेकर। तो ये आप पर निर्भर करता था आप इसमें किस में बेहतर थे। लेकिन सबसे मूल इसमें एक ही चीज़ था कि मैक्सिमम चीज़ें इसमें डायमेंशन अटेंड करने चाहिए थे, और दूसरा बात था कि आप उसको कैसे बेहतर प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं। इसके प्रभावों के साथ में हो सके तो इसका आलोचनात्मक विश्लेषण भी करने की आवश्यकता थी। अगला सवाल था अथवा में, हाल ही में भारत में किए गए कृषि क्षेत्र के सुधारों की व्याख्या करें। तो
एक्चुअली में पहले हमारे लक्ष्यों को थोड़ा सा देखना चाहिए था, क्योंकि भारत सरकार ने हाल में कृषि आय को दोगुना करने, जैविक कृषि की ओर बढ़ने, ठीक है, इस तरह के कुछ नए लक्ष्य निर्धारित किए थे। उनके बारे में थोड़ी चर्चा करनी थी, उनके बारे में बताना था, और साथ में उसके बाद कृषि क्षेत्र के सुधारों को दिखाने की ज़रूरत थी। कृषि क्षेत्र के सुधार को आप विभिन्न तरीके से दिखा सकते थे, जैसे योजनाओं, कानून, या फिर आपके प्रशिक्षण कार्यक्रम। अलग अलग सेक्टर्स में भी आप इसको बांट सकते थे। उसके बाद आप इसको दिखा सकते थे जो भी बेहतर हो, जिसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी जिस तरह से भी कर सकते थे। लेकिन हाँ, प्रस्तुतिकरण एक मायने करता था इसमें। और जैसे आपको मृदा कार्ड हो गया या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, तो आपके बारे में, इसके बारे में, सबके बारे में विस्तृत, सिर्फ उसके बारे में लिखना ही नहीं था, उसके प्रभावों के भी समीक्षात्मक आकलन करने का ज़रूरत था कि वो आखिर किस क्षेत्र में किस तरह प्रभावित कर रहे हैं कृषि क्षेत्र को। या नीतियाँ अगर लाई गई तो नीतियों की विशेषताएं क्या हैं और वो कैसे कृषि क्षेत्र को सुधार कर सकते हैं। या कमेटियाँ, जैसे दलवई कमेटी, इस तरह की जो कमेटियाँ गठित हुई थी, उनके आधार पर जो रिफॉर्म्स लाने के विचार थे, तो उनकी भी व्याख्या थोड़ी करनी चाहिए थी। तो आपकी जानकारी के अनुसार इनको डिफ़ाइन करना था। लेकिन हाँ, जो कृषि क्षेत्र में हालिया सुधार हुए थे उनके बारे में, सबके बारे में विभिन्न डायमेंशंस में चर्चा की आवश्यकता थी। साथ में उनका प्रभाव को भी दिखाने का ज़रूरत था कि आखिर वह किन क्षेत्रों को, कृषि के, किस तरह से प्रभावित करते हैं। अगला सवाल था झारखंड के बारे में कि झारखंड सरकार के सार्वजनिक उधार के स्रोत क्या हैं। राज्य झारखंड के लिए ऋण स्थिरता संकेतकों में हाल के रुझानों पर चर्चा करें। रियली एक टफ क्वेश्चन था और शायद बहुत कम लोगों ने इसमें बनाया होगा। तो सार्वजनिक उधार के स्रोत, जैसे झारखंड सरकार स्वयं भी या फिर आपके केंद्र सरकार के थ्रू जो लेती है पब्लिक बोरोइंग, उसके आधार पर इसमें बात करनी थी। और साथ ही ऋण स्थिरता संकेतक जो भी हैं, डेप्ट सस्टेनेबिलिटी इंडिकेटर्स के, उनके रुझान पर झारखंड का डिस्कशन करना था। इसको आप इकोनॉमिक सर्वे के साथ ज़रूर पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह के सवाल आप हल कर सकें। अगला सवाल फिर झारखंड से ही है। विकास संबंधी चिंताओं को दूर करने के मार्ग में झारखंड के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों की संक्षेप में चर्चा करें। विकास, झारखंड में विकास संबंधी मतलब आर्थिक विकास को लेकर यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। तो आर्थिक विकास के रिलेटेड जो भी आपके समस्याएं हैं, चाहे आप उसको काफ़ी कम में दिखाने था, बहुत ज़्यादा विस्तृत करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन वो आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक समस्याओं में बांट कर भी आप दिखा सकते थे, क्योंकि राजनीतिक स्थिरता भी विकास संबंधी चिंता का एक कारण रहा है। सामाजिक स्तर पे भी हम लोग देखें तो स्किल का कमी हो गया, डेमोग्राफिक जो विविधताएं हैं, ऐसे कई आपके कारण हैं सामाजिक स्तर पे। शिक्षा की कमी जो आपको आर्थिक विकास को प्रभावित करते हैं, और आर्थिक कारक तो हैं ही इसमें। और इसको दूसरे तरीके से भी जो है अलग अलग कारकों को, जैसे नक्सलवाद या फिर आपके सरकारी नीतियों की उदासीनता, या केंद्र की शुरुआती दौर की नीतियाँ, या फिर आपके झारखंड का विकास को लेकर भौगोलिक संबंधी समस्याएं, ऐसे कई अलग कारणों को भी लिख सकते थे। बाद बाकी आपको जो भी आता था विकास संबंधी कारकों को लेकर, वो आप इसमें प्रदर्शित कर सकते थे। तो अगर हम लोग झारखंड और बिहार के इकोनॉमिक्स पेपर को देखें तो दोनों के सब्जेक्ट सिलेबस चूँकि अलग है, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात है कि आपको वर्तमान घटनाक्रमों की जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इस दोनों प्रश्नों के, मतलब दोनों पीसीएस के प्रश्नों को बेहतर तरीके से हल कर सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप इकोनॉमिक्स के सिर्फ कॉन्सेप्ट को ही नहीं, बल्कि उसके एप्लीकेशन पार्ट में भी बेहतर बने। धन्यवाद। अगले किसी वीडियो में हम लोग कुछ और पेपर्स को भी ऐसे ही विश्लेषण करेंगे।